इस वीडियो के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद पूरी तरीके से क्वेश्चन का भी डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास है कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में परिकल्पना की थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश है अमेरिका। अर्थशास्त्र के फादर कौन है, जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। एक अर्थशास्त्र प्राचीन भारत में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो प्राचीन भारत के अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य और कौटिल्य को कहा जाता है। चाणक्य कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था जिसका संबंध राजनीतिक शास्त्र से था, राजनीति से था, लेकिन इस अर्थशास्त्र में पूरी तरीक़ा से धन के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। एडम स्मिथ जो परिभाषा दिए थे अर्थशास्त्र का, उसको धन के विज्ञान के रूप में याद रखा जाता है। जितने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में बात किया जाता है उनका संबंध एडम स्मिथ से है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के हम लोग देख सकते हैं। एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था और एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो जहाँ का विकास पूरी तरीक़े से हो चुका है उसको विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में याद रखा जाता है। अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कंसिडर की जाती है। जहाँ का विकास खूब तेज़ी से हो रहा है उसको विकासशील देश के रूप में याद रखा जाता है। भारत का विकास खूब तीव्र गति से हो रहा है, इसलिए भारत विकासशील देश के रूप में याद रखेंगे। अफ्रीकन कंट्री जो है पूरी तरीक़ा से अल्प विकसित है, अभी वहाँ का विकास अच्छे तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है। तीन प्रकार का क्षेत्र होगा, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। विकसित का मतलब कि जहाँ का विकास हो चुका है, विकासशील का मतलब कि जहाँ का विकास खूब तेज़ी से हो रहा है, और अल्प विकसित का मतलब कि जहाँ का विकास अभी उतने अच्छी तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है। तो इसके अंतर्गत कौन होगा? अल्प विकसित के अंतर्गत अफ्रीकन कंट्री को याद रखा जाता है। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है ना जहाँ पे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरता है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा गुजरता है। अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका महादेश में 54 देश है, इस बात को भी याद रखिएगा। तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देशों के संदर्भ में। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? चीन की है, अमेरिका की है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का है और विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब कि भारत के घरेलू सीमा के भीतर जितना भी अंतिम उत्पादन होता है, और सेवाओं का उत्पादन हो या कोई प्रोडक्शन हम लोग करेंगे, उन सबको जीडीपी के रूप में याद रखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में याद रखा जाता है। इनमें भारत का स्थान कौन सा नंबर पे है? 5वां नंबर पे है, यानी कि पूरे विश्व में भारत का अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था पे आता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि सामान को खरीदने के आधार पे भारत का स्थान तीसरा नंबर स्थान पे आते हैं। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का इकोनॉमिक्स, भारत का जो अर्थशास्त्र है तीसरे नंबर पे है। और जीडीपी के आधार पर बात करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद पे बात करेंगे, तो भारत का अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। हम बात किए थे कि एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ बताते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि धन है तो पूरी तरीक़ा से अर्थव्यवस्था पे काम करेंगे। तो धन का विज्ञान पूरी तरीक़ा से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे काम करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन पर्पस होता है पैसा कमाना, रखो और निकालो की नीति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे काम करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण जो होता है एक व्यक्ति के पास होता है, कि जिस व्यक्ति का कंपनी होगा, जैसे टाटा का कंपनी है रतन टाटा के रूप में, तो रतन टाटा उसके मालिक होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कंपनी का मालिक होता है खुद एक व्यक्ति के रूप में, उसको याद रखा जा सकता है। तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश रूस है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में धन का सिद्धांत के बारे में बात किया गया है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान के बारे में बताया गया है, और वहीं से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होता है मांग और पूर्ति पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति पे, यानी किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ती है तो पूरी तरह से पूर्ति और मांग पे डिपेंडेंट करेगा। अगर मान लीजिए कि पूर्ति कम होगा मांग बढ़ेगा, तो पूर्ति कम होगा मांग बढ़ेगा, तो सामान पूरी तरीक़े से महंगा होगा। उस महंगे सामान वाली परिस्थिति को बोलेंगे महंगाई हमारा बढ़ गया। जब महंगाई बढ़ जाता है तब मुद्रास्फीति होने के प्रभाव दिखती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है ना कि मुद्रा का वैल्यू का गिर जाना। स्फीति का मतलब, शब्द का मतलब गिरना होगा, यानी कि मुद्रा का वैल्यू गिर जाना ही मुद्रास्फीति होता है। और मुद्रास्फीति होता कब है? जब सामान महंगा होता है तब मुद्रास्फीति हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण पूर्ति और मांग के द्वारा की जाती है।
रखो और निकालो की नीति किसके अंतर्गत आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? जर्मन दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को काम करने पे काम किया गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश था रसिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण एक व्यक्ति, निजी व्यक्ति का होता है। यानी कि आपका कंपनी होगा तो आप उस कंपनी के मालिक होंगे, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण सरकार का होता है। यानी कि सरकारी विद्यालय पे सरकार का हस्तक्षेप है, सरकारी हॉस्पिटल पे सरकार का हस्तक्षेप है। तो समाजवादी का मतलब सब लोगों के लिए पूरी तरीक़ा से व्यवस्था करा गया है, उसको समाजवादी के रूप में याद रखेंगे। और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश था रसिया। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने व्यवस्था बनाने वाले कौन थे? कार्ल मार्क्स हुआ करते थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी के विद्वान हुआ करते थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहाँ पे सरकारी कंपनी भी काम करती है और प्राइवेट कंपनी भी काम करती है, यानी निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व हो, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में याद रखा जाता है। तो जहाँ सरकारी कंपनी होगी वहाँ का कंट्रोल सरकार करेगा, और प्राइवेट कंपनी होगी वहाँ का कोई निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति करेगा। तो जहाँ पे दोनों लोगों का कंट्रोल होगा, निजी व्यक्ति का कंट्रोल होगा और सरकार का कंट्रोल होगा, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में याद रखा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि हमारे पास प्राइवेट स्कूल है तो सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट अस्पताल है तो सरकारी स्कूल भी, सरकारी अस्पताल भी है। उसी प्रकार से दोनों के रूप में काम करता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होगा? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि निजी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी कंपनी, दोनों मिलकर पूरी तरीक़ा से काम करती है। कंपनी का मतलब यहाँ संस्था भी हो सकता है, सरकारी संस्था और प्राइवेट संस्था के रूप में काम कर सकती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया था। पूंजीवादी के लिए किसको याद रखेंगे? एडम स्मिथ को याद रखेंगे। समाजवादी के लिए कार्ल मार्क्स को याद रखेंगे। और मिश्रित के लिए जॉन मेनार्ड किन्स। मौ से मिश्रित और मौ से मेनार्ड किन्स को आप याद रख लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस हुआ करता था। फ्रांस अच्छा भारत का मित्र भी है, याद रख लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 1948 में। भारत आज़ाद होता है 1947 में, और 1948 में भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में काम करना शुरू करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत 1948 से ही होती है। आगे प्रश्न बनता है बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि किसी क्षेत्र में, किसी देश में जहाँ ना आयात होगा ना निर्यात होगा, ना सामान हम लोग खरीदेंगे और ना सामान बेचेंगे, दोनों पूरी तरीक़े से बंद होगा, उसको बंद अर्थव्यवस्था के रूप में याद रखा जाता है। उत्तर कोरिया वर्तमान में इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था। मानव के विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? बिहार पुलिस सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 1 अक्टूबर को कि मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 से मानव की विकास की रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को जारी करने का क्या क्या पैमाना है? यानी कि मान लीजिए कि हर चीज़ का एक पैमाना होता है। तापमान मापने का पैमाना हो सकता है केल्विन होता है, विद्युत धारा मापने का पैमाना एम्पियर हो सकता है, लंबाई मापने का पैमाना मीटर हो सकता है। उसी प्रकार से ध्वनि की तीव्रता मापने का पैमाना डेसिबल हो सकता है। ओजोन परत की मोटाई मापने का पैमाना डॉप्सन हो सकता है। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर हो सकता है। स्पीड मापने का पैमाना स्पीडोमीटर हो सकता है। सूर्य का तापमान मापने का पैमाना पायरोमीटर हो सकता है। उसी प्रकार से मानव के विकास सूचकांक को मापने के लिए अलग अलग प्रकार का पैमाना है। पैमाना क्या क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, कौन व्यक्ति कितना साल जीवित होता है, इसके लिए जीवन प्रत्याशा होगा। शिक्षा का स्तर, शिक्षा का लेवल, एजुकेशन का लेवल क्या है, एजुकेशन का स्तर क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है। इन 3 मुद्दों पे पूरी तरीक़े से हम लोग मानव विकास के सूचकांक निकालते हैं। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने का काम कौन करता है? यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये विश्व लेवल का संस्था है। लेकिन भारत में ऐसा काम कौन करता है? तो भारत में नीति आयोग करता है। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग एक संस्था के रूप में काम करती है भारत में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग जो संस्था अभी वर्तमान में काम करे, उसका पुराना नाम योजना आयोग हुआ करता था। भारत में योजना आयोग एक संस्था के रूप में काम करता था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग वर्तमान में कर दिया गया।
योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होंगे, इस बात को याद रखना है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है और जारी करने का पैमाना क्या क्या है, तो जीवन प्रत्याशा है। तो भारत की जीवन प्रत्याशा 67 साल है, इस बात को गौर करिएगा। शिक्षा का लेवल हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रति व्यक्ति, यानी कि भारत के हर व्यक्ति के पास कितना इनकम हो रहा है, ये पूरी तरीके से इस रिपोर्ट में प्रकाशित होता है। मानव विकास की भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, अप्रैल 2002 से प्रकाशित की जा रही है। भारत में करती कौन है, तो भारत में नीति आयोग के द्वारा की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, यहाँ पे याद रखिएगा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था, तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश था। यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, हम आपको बताते हैं कि करंट का टेलीग्राम चैनल पे करंट का हर दिन आपको एक टॉपिक मिलेगा और वहाँ से आप करंट का तैयारी कर सकते हैं। वर्तमान में 2023 का डाटा हम आपको बताएंगे, आगे हम पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। आगे टॉपिक है कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटते हैं। आर्थिक गतिविधि का मतलब कि काम करने के तरीके के लेकर भारत की अर्थव्यवस्था को, ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आसान भाषा में समझना है, 3 प्रकार का सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्रों में वो व्यक्ति काम करता है, प्राथमिक क्षेत्रों में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, खेती करना है, पशुपालन करना है, खनन करना है, यानी कि पूरी तरीके से बालू निकालना होगा, लोहा निकालना है, तांबा निकालना है, जस्ता, यानी खनन से संबंधित जितना भी काम होगा। वानिकी का मतलब पेड़ पौधा लगाना है, पशु और मत्स्य पालन, मछली पालन, ये सारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इन 3 प्रकार का क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन से जुड़े सारा काम को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में याद रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाल कॉलर जॉब कहा जाता है, रेड कॉलर जॉब के रूप में याद रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण होगा, निर्माण होगा, विद्युत और जलपूर्ति से संबंधित, यानी बिजली बनाने का काम, जितना भी कंपनी बनाने से काम होगा। प्राथमिक में कृषि करेंगे, कृषि से जो भी प्रोडक्शन होगा उसका हम लोग कंपनी बना के सामान बनाएंगे और सामान बना के बेचने की व्यवस्था हम लोग करते हैं तीसरा सेक्टर में। चौथा सेक्टर भी होता है। चौथा सेक्टर का मतलब हम समझ सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को आसान बनाने के लिए चौथा सेक्टर काम करता है, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान अगर हम लोग बात करेंगे तो वो चौथा सेक्टर के रूप में काम करेगा, यानी कृषि के काम को आसान बनाने के लिए ट्रैक्टर बना दिया, ये पूरी तरीक़ा से प्राथमिक क्षेत्र को आसान बना दिया। सामान को बेचने के लिए फ्लिपकार्ट बना दिया, अमेजोन बना दिया, मिंत्रा बना दिया, ये सारा काम चौथा सेक्टर का लोग, इंजीनियर लोग पूरी तरीक़ा से करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन और वानिकी आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, कंपनी बनाने की प्रक्रिया। तीसरा सेक्टर में सेवा क्षेत्र होगा, चिकित्सा होगा, परिवहन होगा, शिक्षा होगा, बैंकिंग होगा, बीमा होगा और होटल। जितना भी सेवा क्षेत्र का काम होगा वो पूरी तरीके से होगा। भारत में वर्तमान में सेवा क्षेत्रों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का है। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र कृषि के लिए 16%, द्वितीय क्षेत्र के लिए 29% और तृतीय क्षेत्र के लिए 54%। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वर्तमान में तीसरा सेक्टर का है। जो देश अल्प विकसित से विकासशील की तरफ बढ़ता है, तीसरा सेक्टर का मान पूरी तरीके से बढ़ने लगता है, यानी तीसरा सेक्टर बढ़ेगा तभी देश डेवलपमेंट के कगार पे पहुंचता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति के पास कितना इनकम है, इसका सबसे पहले अनुमान लगाने का प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1867-68 में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बायोवृद्ध पुरुष के रूप में याद रखेंगे, बायोवृद्ध पुरुष के रूप में याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी को, और बायोवृद्ध महिला के रूप में याद रखेंगे अरुणा आसफ अली को। याद रखिएगा कि बायोवृद्ध पुरुष कौन, दादा भाई नौरोजी, और बायोवृद्ध महिला के रूप में अरुणा आसफ अली को याद रखेंगे। अरुणा आसफ अली का योगदान इतना अद्भुत है ना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब शुरू किया गया था, उस पीरियड में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज एक ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर चला के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी नेता को जेल में बंद कर दिया जाता है। भारत में जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सब नेता को जेल में डाल दिया गया। अलग अलग नेता को अलग अलग जेल में डाला गया। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बांकीपुर जेल जो पटना में है वहाँ पे राजेंद्र बाबू को डाला गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को डाला गया था। बाद में कुछ छोटे छोटे नेता लोग पूरी तरीके से बचते हैं। उन छोटे छोटे नेता ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्वविहीन आंदोलन कहा जाता है। उस
आंदोलन का कोई भी नेता नहीं था। ठीक, इस बात को गौर, जितने भी नेता लोग ने थे उस सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। अरुणा सफर एक महिला बची थी ना पूरी तरीक़े से, कि दक्षिण से लेकर और उत्तर तक, यानी दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को पूरी तरीके से मोटिवेट की और इस क्रांति में आने के लिए आगे करती है। इसीलिए दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध महिला के रूप में याद रखा जाता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास 1867 में किए थे। उस समय लोगों का आय 20 रुपया बताए थे। इनकी एक पुस्तक थी प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत गरीब हो रहा है किसके कारण, ब्रिटेन के लोगों के रूल के कारण, यानी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी ब्रिटेन का जो एक प्रकार का रूल जो बनाया है, नियम बनाया है, उस नियम के अनुसार भारत पूरी तरीके से गरीब हो चुका है। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कहता है कि अंग्रेज स्पंज की भांति काम करते हैं। गंगा नदी का पानी लंदन टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है। गंगा नदी का पानी टेम्स नदी में जाके पूरी तरीके से बहा देता है। अंग्रेज स्पंज की तरह काम, अंग्रेज स्पंज है, गंगा नदी का पानी ले जाकर स्पंज में भरकर और टेम्स नदी में पूरी तरीके से बहा देता है। इस प्रकार से भारत के लोगों का धन पूरी तरीके से ब्रिटेन जाने लगा। उस व्यवस्था को सबसे पहले ड्रेन थ्योरी दिए थे, धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 में BKRB राव के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 में BKRB राव के द्वारा किया गया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया बताया गया था। स्वतंत्रता पश्चात, यानी स्वतंत्र भारत के बाद 4 अगस्त 1949 को PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन बनता है पूरी तरीके से कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। PC महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून को मनाते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी हम लोग मना लेते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान कब लगाया गया था। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 1948-49 में लगाया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। CSO का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय किसकी मदद करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, इसको याद रखिएगा कि भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है, NSSO जारी करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करता है। बेरोजगारी का आंकड़ा जब ये जारी करता है तो बताता है कि बेरोजगार लोगों के पास पैसा नहीं है। और जितना भी राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है, तो CSO किसकी मदद से करता है, NSSO की मदद से करता है। NSSO का एक और काम है भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा को इकट्ठा करना। तो बेरोजगारी का आंकड़ा इकट्ठा करके बताता है कि बेरोजगार के पास पैसा नहीं है और आम लोगों के पास कितना पूरी तरीके से पैसा है। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। क्वेश्चन फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होगा कि एक वर्ष में जितने भी देश में उत्पादन सभी वस्तु और सेवा का मतलब कि जैसे वर्तमान में हम वीडियो बना के आपके पास दे रहे हैं तो हम आपको सेवा कर रहे हैं, यानी कि एक प्रकार का ये अदृश्य व्यापार के रूप में इसको याद रखा जा सकता है। अदृश्य है, इस सेवा को आप देख नहीं सकते हैं। तो जितना भी उत्पादित सभी सामान है, मौद्रिक मूल्य है, इसको पूरी तरीके से नेशनल इनकम के रूप में याद रखा जाता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है, यानी कि नेशनल इनकम का सबसे अच्छा मापन क्या है, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ही सबसे अच्छा मापन के रूप में याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसको घटाए जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर। कर दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स जो लगता है आप पे और आप ही उस पे उसको जमा करते हैं, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। और अगर आप पे लगता है दूसरा कोई जमा करता है, उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। GST अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, याद रख लीजिएगा। GST भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे, राष्ट्रीय आय से है। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था, बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा
प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा 1981 में प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 11/12 है। भारत की राष्ट्रीय आय का भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान तीसरे क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र के रूप में याद रखेंगे, और सबसे कम किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। आगे देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूरी तरीक़े से इनकम तीसरे क्षेत्र से था, और भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र कृषि से है। अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर मापा जाता है। वृद्धि और विकास दो प्रकार का चीज़ याद रखेंगे। विकास का मतलब पूरी तरीक़े से मात्रात्मक परिवर्तन होगा, यानी कि मात्रा में परिवर्तन होगा, उसको विकास बोलेंगे। और वृद्धि का मतलब पूरी तरीक़े से गुणात्मक भी परिवर्तन होता है और मात्रात्मक गुण में भी परिवर्तन होगा और मात्रा में भी परिवर्तन होगा। तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार, यानी कि देश के पास कितना इनकम है। नेशनल इनकम ही पूरी तरीके से बताता है कि हम कितना पूरी तरीके से वृद्धि कर गए। किसी देश की आर्थिक वृद्धि में सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है? किसी देश की आर्थिक रूप से, यानी कि पैसा आपके पास कितना है। अर्थ का मतलब, आर्थिक का मतलब अर्थ का मतलब पैसा। अर्थशास्त्र का मतलब ही है ना कि धन का विज्ञान। अर्थ का मतलब पैसा, और पैसा का व्यवस्था किस प्रकार से भारत में करना है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं, यानी कि हमको जो चाहिए पूरी तरीके से हम सोचते रहेंगे। हमारे पास साइकिल होगा तो हम मोटरसाइकिल के बारे में सोचेंगे, मोटरसाइकिल होगा तो कार के बारे में सोचेंगे, कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। और संसाधन क्या है? पूरी तरीके से सीमित है। जितना भी संसाधन पृथ्वी पे वो लिमिटेड है, सीमित है। संसाधन के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि संसाधन पेट भरने के लिए होता है, न कि पेटी भरने के लिए होता है। अगर पेट भरने के लिए संसाधन का हम लोग उपयोग करेंगे तो सब लोगों के पास अच्छे तरीके से व्यवस्था पहुंच जाएगा, लेकिन पेट ही भरना शुरू करेंगे तो ये व्यवस्था सबके पास नहीं पहुंचेगा। इस बात को थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। तो आर्थिक विकास में सबसे अच्छा माप हमारा सकल घरेलू उत्पाद है। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को मैनेज करना सिखाता है कौन? अर्थव्यवस्था, यानी कि सीमित संसाधन को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, सबके पास कैसे पहुंच जाए, उसी के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। और अर्थव्यवस्था सिखाता है कि आपके पास कम पैसा है, उस कम पैसा में मैनेज कैसे करिएगा। आपके पास लिमिटेड सामान है, उस लिमिटेड सामान को अनलिमिटेड लोगों के पास कैसे वितरण करिएगा, यही तो सिखाता है अर्थव्यवस्था। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, यानी कि भारत के घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पाद और सेवा को कुल सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। वित्तीय वर्ष का जो समय होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। एक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष में कितना आपके पास उत्पादन हो रहा है सेवा का और किसी वस्तु का, उसी को बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद के रूप में याद रखा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास को घटा देने पर प्रतिफल निवल राष्ट्रीय उत्पाद बच जाता है। कहने का मतलब है कि आपके पास सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तु, जो भी आपके पास कोई कंपनी बनाए हैं, कंपनी बनाने में मशीन लगाए हैं, तो मशीन दिन प्रतिदिन तो पुराना होता जाता है। तो दिन प्रतिदिन जब पुराना होता है तो मूल्य ह्रास का मतलब कि जितना भी घिसावट होता है उस चीज़ में, जैसे मान लीजिए कोई भी संस्था आप चला रहे तो संस्था में कितना इनकम हो रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, उस खर्चा को काटिएगा तब आपका पूरी तरीके से शुद्ध रूप से आय पता चलेगा। इसी का मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP बच जाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र, यानी कि श्वेत पत्र पे ही पूरी तरीके से ये सब चीज़ जारी करते हैं। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र के रूप में। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया गया था CSO के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO करता है। CSO करता है। 1956 में सबसे पहले श्वेत पत्र जारी किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। किसी देश की आर्थिक विकास दर को किससे मापते हैं? यानी कि किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक ने सबसे अच्छा सूचक कौन है? प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि हर व्यक्ति के पास कितना इनकम है वो सबसे अच्छा आर्थिक विकास को माप करने का तरीका हो सकता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करेंगे? तो हमारे पास हमारे पास इनकम कितना है और हमारा जनसंख्या कितना है, यानी कि भारत सरकार के पास कितना पैसा है और भारत के पास कितना जनसंख्या, उस जनसंख्या से घटाएंगे तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या जब निकालेंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना रुपया होगा उसी को प्रति व्यक्ति आय के रूप में याद रखा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय में सबसे अच्छा कौन सा राज्य है? तो गोवा है। और न्यूनतम सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो अपने बिहार के लोगों का है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है।
गरीब का मतलब क्या होता है कि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जो रोटी कपड़ा और मकान ये भी नहीं है तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से गरीब है। यानी कि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहने वाले व्यक्ति को गरीब के रूप में याद रखा जाता है। गरीबी रेखा की माप करने के लिए भारत में अलग अलग प्रकार का पैमाना बनाया गया था। कैलोरी माप के आधार पर पूरी तरीके से पैमाना बना था, यानी किस व्यक्ति के पास कितना कैलोरी खाना मिलता है वो व्यक्ति पूरी तरीके से गरीब नहीं है। गाँव के लोगों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया, यानी कि गाँव के लोगों के पास 2400 कैलोरी अगर खाना मिल रहा है तो गांव का लोग पूरी तरीके से गरीब नहीं है। और शहर के लोग के लिए 2100 कैलोरी रखा गया, यानी गांव के लोग को 2400 कैलोरी और शहर के लिए पूरी तरीके से 2100 कैलोरी भोजन अगर मिलता है तो व्यक्ति गरीब नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण का प्रस्ताव किसने दिया था? 1989 में गठित लकड़वाला समिति। 3 समिति आपको याद रखना है, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति। सिंह रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, तीनों समिति का संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से है। ऑप्शन में आपको मिलता है कि कौन सी समिति गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं किया था। ऑप्शन 3 ये रहेगा पूरी तरीके से, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति। बिहार दरोगा एक बार इस क्वेश्चन को पूछा है, इस बात को गौर करिएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति गरीबी के निर्धारण करने के लिए बनाई गई थी। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण यानी कौन कितना गरीब है इसके लिए आकलन किया गया था योजना आयोग के द्वारा 1962 में। योजना आयोग वही योजना आयोग जिसका नाम वर्तमान में नीति आयोग के रूप में रखा गया है। जैसे उस समय निर्धनता का आकलन कौन करता था? योजना आयोग करता था, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो वर्तमान में कौन कर रहा है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा और गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ये दोनों वक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज वक्र, यानी कि एक ऐसा पूरी तरीके से वक्र एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि व्यक्तियों के आय वितरण को चित्रण, किस व्यक्ति के पास कितना इनकम है, कितना इनकम जा रहा है, आय का वितरण किस प्रकार से हो रहा है, उसी को लॉरेंज वक्र में पूरी तरीके से हम लोग मापते हैं। भारत में ना आय का वितरण असमान है, हर लोगों के पास समान इनकम तो होगा नहीं पूरी तरीके से, किसी के पास इनकम ज़्यादा है, किसी के पास पूरी तरीके से कम है। भारत के पास दिक्कत क्या है कि भारत में जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा गैप है। कोई कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है। इतना गरीब है कि उसके पास खाने का अनाज तक नहीं है, गरीबी रेखा के पूरी तरीके से नीचे है। गिनी गुणांक का मतलब क्या होता है? गिनी गुणांक का मतलब आय के वितरण की विषमताओं का सबसे अच्छा प्रतिफल है। आय के वितरण में कितना विषमता देखने को मिलता है, कितना गैप देखने को मिलता है, ये कौन बताता है? गिनी गुणांक बताता है। और लॉरेंज वक्र आपको बताता है कि कौन से व्यक्ति के पास कितना हम लोग इनकम बांटे हैं, कितना इनकम उसके पास होता है। आय के वितरण का अच्छा वक्र कौन हो? लॉरेंज वक्र। और गिनी गुणांक का मतलब क्या होगा कि आय के वितरण की विषमताओं को मापो, यानी कितना आय में विषमता है, कितना पूरी तरीके से अलगाव है, अलग अलग प्रकार के लोग कितना कितना पैसा कमाते हैं, उसको याद रखा जाता है। विश्व बैंक बताता है, विश्व बैंक का मतलब वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो विश्व बैंक बताया था गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए $1.25 प्रतिदिन अगर उसके पास इनकम है वो व्यक्ति गरीब नहीं है। भारत में गरीबी निवारण करने के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया था अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को किया गया था राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसका पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। इसी वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा और ये पूरी तरीके से पहले कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी काम करती होगी और सरकारी कंपनी भी काम करती है, उसी को क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में याद रखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस था। और भारत की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना का कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। CSO का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। 1951 में CSO की स्थापना किया गया था। CSO इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है? प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग को बताए थे कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन पे काम करेंगे वो सारा किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। कंपनी बनाने की जहाँ व्यवस्था होगी तो बिजली बनाने की व्यवस्था पूरी तरीके से दूसरा सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन आगे 4 नंबर है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? परिवहन जो होता है ना, तीसरा सेक्टर के अंतर्गत आता है। परिवहन को याद रखेंगे, तीसरा सेक्टर के अंतर्गत, दूसरे सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है।
आगे क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। अब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, पशुपालन हम लोगों का पूरी तरीके से प्राथमिक क्षेत्र, और बैंकिंग तीसरा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र, और होटल भी पूरी तरीके से तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थशास्त्र के जनक किसे जाना जाता है, तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को याद रखेंगे। अरस्तु को ना जीव विज्ञान के फादर के रूप में याद रखा जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान के फादर थे और एडम स्मिथ को हम लोग पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था के फादर के रूप में याद रखेंगे। थर्ड वर्ल्ड का संबंध किससे है, तो थर्ड वर्ल्ड को हम लोग विकासशील देश के रूप में याद रखेंगे, और भारत विकासशील देश का उदाहरण है। विकासशील देश का मतलब कि ऐसा देश जिसका विकास खूब तेज़ी से हो रहा होगा, उसको विकासशील देश के रूप में याद रखा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है, तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का है, दूसरा किसका है, चीन का है, और भारत का अर्थव्यवस्था 5वें नंबर अर्थव्यवस्था पे काम करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, किसे माना जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अमेरिका में काम करता है, समाजवादी रसिया में काम करता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था चीन में काम करता है। क्वेश्चन है कि उद्योग किसके क्षेत्र के अंतर्गत है। उद्योग का मतलब कि दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पालन, और दूसरा में कंपनी बनाने की व्यवस्था, तीसरा में सेवा क्षेत्र के रूप में काम किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि किसी देश की आर्थिक विकास का सबसे अच्छा माप क्या है, तो किसी देश की आर्थिक विकास का सबसे अच्छा माप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के रूप में उसको याद रखा जाता है। किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ माप, किसी देश में आर्थिक विकास कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, इसका सबसे अच्छा माप प्रति व्यक्ति आया है। किस व्यक्ति के पास कितना इनकम है, वही आर्थिक विकास को पूरी तरीके से माप के बताता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आय का सर्वप्रथम गणना कब किया गया था। भारत में सबसे पहले आय का गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में किया गया था। उस समय लोगों के पास 20 रुपया इनकम बताया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। इसको अच्छे से देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीएसओ के रूप में याद रखेंगे। सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1951 में किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किसकी मदद करता है। एक संस्था हुआ करता था NSSO। ये भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ही राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का पूरी तरीके से मदद करने का काम करता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा माप क्या है। राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा माप NNP के रूप में याद रखेंगे, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था, तो यहाँ पे फ्रांस था। पूंजीवादी अपनाने वाला पहला देश अमेरिका, समाजवादी अपनाने वाला पहला देश रसिया, और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश था फ्रांस। क्वेश्चन आगे देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था, यहाँ पे रसिया था, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ को पूरी तरीके से हम लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति पे पूरी तरीके से डिपेंड करें। पूर्ति कम होगा, मांग ज़्यादा होगा, तो महंगाई क्या होगा, पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। रखो और निकालो की नीति किस पे काम करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे काम करता है, बिल्कुल ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसे माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स को पूरी तरीके से माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा जो है प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा पूरी तरीके से प्रतिपादित की गई थी। किस अर्थव्यवस्था में सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का भी और प्राइवेट व्यक्ति का भी, और सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था काम करते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी के लिए हम लोग अमेरिका को याद रखेंगे, समाजवादी के लिए हम लोग पूरी तरीके से रसिया को याद रखेंगे, पूंजीवादी के लिए एडम स्मिथ को याद रखेंगे, समाजवादी के लिए कार्ल मार्क्स को याद रखेंगे, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए जॉन मेनार्ड केन्स को याद रखा जाता है।
क्वेश्चन आगे है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा पूरी तरीके से दिया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन आगे देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ना हम सामान को बेचेंगे और ना सामान को पूरी तरीके से मंगाएंगे। जहाँ का आयात और निर्यात दोनों बंद होगा उसको क्या बोलेंगे? बंद अर्थव्यवस्था के रूप में याद रखेंगे। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? 1990 में महबूब उल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हुआ करते थे। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। लेकिन ये काम भारत में कौन करता है? भारत में नीति आयोग करता है। मानव विकास सूचकांक भारत में कौन जारी करता है? तो भारत में पूरी तरीके से नीति आयोग जारी करता है। क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्यों कौन सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार जीवन प्रत्याशा भी है, शिक्षा का स्तर भी है और प्रति व्यक्ति आय भी है। यहाँ पे पूरी तरीके से कुपोषण नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो पूरी तरीके से इसका आंसर क्या होगा? कुपोषण होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा का स्तर है, प्रति व्यक्ति आय पूरी। जीवन प्रत्याशा का मतलब कौन व्यक्ति कितना साल जीता है। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? भारत में मानव विकास रिपोर्ट 2002 में सबसे पहले पूरी तरीके से जारी किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा पूरी तरीके से जारी की जाती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। गरीबी रेखा की माप करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति और सी रंगराजन समिति का संबंध है। गरीबी के लिए बताए थे वो लोग कि 2400 कैलोरी अगर खाना आपको गांव में मिल रहा है, यानी कि विलेज में 2400 कैलोरी और शहर में पूरी तरीके से टाउन में 2100 कैलोरी। पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया था? इसका मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी के निर्धारण से है। सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन, डी लकड़वाला समिति, तीनों का संबंध गरीबी रेखा के माप से है। इस बात को गौर करिएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1867-68 में भारत के लोगों का सबसे पहले आय बताए थे। प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ करता था? 20 रुपया हुआ करता था। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया गया था। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या था? 11 और 12 हुआ करता था। यहाँ पे पूरी तरीके से आपका खत्म होता है इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स का थ्योरी। उस थ्योरी से जितना भी क्वेश्चन बनता है हम पूरी तरीके से करा दिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।